हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा बीपीएससी टीआरई 3.0 के मैथ्स का तीसरा सेशन है। आज भी हम 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जो आज का हमारा पहला सवाल है वो क्या है, इफ tan a into tan b प्लस cos x by cos a into cos b बराबर 1, देन x बराबर क्या। अगर tan a into tan b प्लस cos x by cos a into cos b बराबर 1 है तो x बराबर क्या होगा। तो देखो हमें गिवन क्या है, tan a into tan b प्लस cos x by cos a into cos b, ये गिवन है हमें 1। ओके, tan a को हम लिख सकते हैं sin a by cos a, sin a by cos a इंटू tan b को लिख सकते हैं हम sin b by cos b प्लस cos x by cos a इंटू cos b, और ये बराबर है 1। ठीक है, यहाँ से हम इनको अगर एक जगह लिखे तो ये होगा sin a इंटू sin b by cos a इंटू cos b प्लस cos x by cos a इंटू cos b, और ये बराबर है 1। ठीक है, अगर हम यहाँ से cos a cos b को एलसीएम ले, cos a इंटू cos b, ये हो जाएगा एलसीएम, और ये बराबर होगा क्या, ऊपर में क्या होगा, sin a इंटू sin b प्लस cos x बराबर 1। ठीक है, यहाँ से भी क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये होगा sin a इंटू sin b प्लस cos x बराबर cos a इंटू cos b। दिस इंप्लाइज अगर यहाँ से हम cos x कैलकुलेट करें तो cos x बराबर होगा cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, sin a इंटू sin b। cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b होता है cos a प्लस b। cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। cos x बराबर हो गया ये, इसका मतलब है कि x बराबर होगा a प्लस b। तो जिस सवाल का हमारा आंसर होगा वो होगा x बराबर a प्लस b, जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। जो हमारा दूसरा सवाल है वो क्या है, इफ द सीपी ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 18 बुक्स देन गेन परसेंट बराबर। यदि 20 पुस्तकों का सीपी 18 पुस्तकों के एसपी के बराबर हो, अगर 20 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है वो 18 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर हमें ऐसा सवाल क्वेश्चन दिया होगी सीपी ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 18 बुक्स, तो हम एसपी को मानेंगे 20 और सीपी को मानेंगे 18। अगर सीपी 20 बुक्स के बराबर है एसपी ऑफ 18 बुक्स, तो हम एसपी को मानेंगे 20, सीपी को मानेंगे 18। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा वो होगा 20 माइनस 18 बाय 18 इंटू 100। ये होगा हमारा 2 बाई 18 इंटू 100, 2 9 18, ये हमारा होगा 100/9, और ये होगा 11 होल 1/9% आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर के सवाल पे। जो हमारा तीसरा सवाल है वो क्या है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ एक्स वाई क्यूब कॉमा एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स क्यूब वाई 4। एक्स वाई क्यूब कॉमा एक्स स्क्वायर वाई और एक्स क्यूब वाई 4 का एलसीएम क्या होगा। अगर मैं एलसीएम का बात करूँ तो देखो है क्या, एक्स वाई क्यूब, एक सेकेंड, एक्स वाई क्यूब, दूसरा है एक्स स्क्वायर वाई, और तीसरा है एक्स क्यूब वाई 4। जब हम एलसीएम को कैलकुलेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि तीनों में कॉमन है ए वाई वाई वाई, तो इसमें जो सबसे बड़ा पावर वाला होगा उसको हम लेंगे वाई टू द पावर 4 इंटू, अगर एक्स वाले को देखेंगे तो एक्स में जो सबसे बड़ा पावर वाला है वो है एक्स क्यूब, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब वाई 4, जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगर हमें इनका एचसीएफ निकालना पड़ता तो हम ढूंढते इनमें कॉमन कौन है और सबसे छोटा पावर वाला कौन है। तो यहाँ पे सबसे छोटा पावर वाला, अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, हमारा एलसीएम है, अगर हमें यहाँ से इसका एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ बराबर क्या होता, वो होता एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब में जो छोटा है वो है एक्स इंटू वाई 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 क्यूब, और वाई 4 में जो छोटा है वो है वाई। इसका अगर एचसीएफ हम निकालते तो वो होता है एक्स इंटू वाई, मतलब एक्स वाई, लेकिन जो इसका एलसीएम है वो है एक्स क्यूब वाई 4, जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हम चौथे नंबर के सवाल पे। जो हमारा चौथा नंबर का सवाल है वो क्या है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2√5 वेयर x इज ग्रेटर देन 1 देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज व्हाट। अगर x प्लस 1/x बराबर है 2√5, जहां x 1 से बड़ा है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। हमें गिवन है x प्लस 1/x 2√5। हम यहाँ से x माइनस 1/x को कैलकुलेट करने वाले हैं। हम इनको क्या लिख सकते हैं, पहले हम दोनों साइड कर रहे हैं इनका स्क्वायर, तो इधर भी होगा 2√5 का स्क्वायर
एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 4, और इधर हम स्क्वायर अगर करेंगे तो ये होगा 2 2 जो 4 5 20। देखो होता क्या है, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर हमें गिवन हो तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। यहाँ पे x a है, b है 1/x, तो x इंटू 1/x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बच रहे हैं 4। यहाँ से x माइनस 1/x होल स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करें ये होगा हमारा 20 माइनस 4 16, और यहाँ से अगर हम x माइनस 1/x कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हमारा 4। हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। अब हमें चाहिए एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अगर यहाँ से हम एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब कैलकुलेट करें तो वो होता है a क्यूब प्लस 3a। अगर हमें x माइनस 1/x गिवन हो a और हमें एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब कैलकुलेट करना हो वो होता है a क्यूब प्लस 3 इंटू ए। तो यहाँ पे a है 4, ये हो जाएगा 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4। 4 क्यूब होता है 4 4 64 64 प्लस 12, 4 2 6 6 1 7, तो मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा 76, जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं 5वें नंबर के सवाल पे। जो हमारा 5वां नंबर का सवाल है वो क्या है, ए एंड बी कंप्लीटेड पीस या पीस होगा, गलती से ओ लिख दिया है, piece of work in 13 and 17 days respectively. A began to do the work and they work alternatively, one at a time for 1 day each. The whole work will be completed in A और B ने क्रमशः 13 और 17 दिन में एक काम को पूरा किया है। मतलब A 13 दिन में पूरा कर सकता है, B उसी काम को 17 दिनों में पूरा कर सकता है अकेले। A काम करना शुरू करता है और वो एक दिन के लिए एक एक करके वैकल्पिक रूप से काम करता है। तो A कर सकता है 13 दिनों में, B कर सकता है उसी काम को 17 दिनों में। स्टार्ट A कर रहा है, ए बी, ए कर सकता है 13 दिनों में, बी कर सकता है 17 दिनों में। तो दोनों का अगर हम बात करें तो जो पूरा काम होगा वो होगा 17 इंटू 13। 17 इंटू 13 अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 7 3 21, 3 1 3 2 5 7 1, ये हो गया 1 7 5 12 1 1 2, ये हो जाएगा हमारा 221। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 221 जो है 13 और 17 का एलसीएम। ठीक है, अगर ए 13 डेज में कर सकता है तो ए के द्वारा एक दिन का काम क्या होगा, वो होगा 13 इंटू 17 होता है 221, और बी क्योंकि 17 दिन में कर सकता है तो बी का एक दिन का काम होगा 13। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है ए से, पहला दिन ए काम करता है, फिर दूसरा दिन बी, फिर तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी, इसी तरह से काम चल रहा है। तो एक दिन 2 दिन का काम क्या होगा, अगर हम 2 डेज वर्क का बात करें, 2 डेज वर्क जो होगा वो बराबर होगा 17 प्लस 13, 17 प्लस 13, 17 प्लस 13 होता है हमारा 30। तो 2 दिन का काम है 30। अगर हम यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इधर भी करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा हमारा 210 और इधर बचेगा हमारा 14, मतलब 210 काम हो जाएगा हमारा कितने दिनों में, 14 दिनों में। हमारा 210 काम हो गया 14 दिनों में। बचा काम कितना है, तो 221 टोटल काम है। 221 में से 210 को अगर माइनस करते हैं तो बचता कितना है, 1 2 माइनस 1 11 काम बचा हुआ है। और 11 काम को पहले कौन करेगा, ए करेगा, तो 11 काम को करने में जो ए दिन लगाएगा वो लगाएगा 11/17। तो टोटल वर्क हमसे पूछा जा रहा है कि कितने दिनों में खत्म होगा, वो होगा 14 प्लस 11/17, जिसका मतलब होता है 14 होल 11/17, जो इसका आंसर है सी। ओके, अब बढ़ते हैं हम छठे नंबर के सवाल पे। तो हमारा छठा सवाल है वो क्या है, इफ अल्फा इज एन एक्यूट एंगल देन 4 अल्फा माइनस 50 इज इक्वल टू कॉट 50 डिग्री माइनस अल्फा। एक सेकेंड, इफ अल्फा इज एन एक्यूट एंगल एंड यहाँ पे प्रिंट है, एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे होगा एंड 4 अल्फा माइनस 50 बराबर है कॉट टैन टैन, यहाँ पे टैन है, एक सेकेंड, यहाँ पे दैन नहीं, यहाँ पे टैन है, टैन 4 अल्फा माइनस 50 बराबर है कॉट 50 माइनस अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, बेसिकली हमें गिवन क्या है, टैन 4 अल्फा माइनस 50 बराबर गिवन है कॉट 50 माइनस अल्फा। ओके, यहाँ पे टैन है, यहाँ पे गलती से दैन टाइप हो गया है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, टैन को हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं, टैन 4 अल्फा माइनस 50। हम कॉट को लिख सकते हैं ऐसा, कॉट 90, एक सेकेंड, 90 माइनस 40 प्लस अल्फा, हम ऐसा कॉट 50 माइनस अल्फा को लिख सकते हैं। क्यों, तो 90 माइनस अगर हम अंदर करेंगे तो माइनस 40, 90 माइनस 40 होगा 50, और माइनस प्लस माइनस अल्फा। ओके, कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है टैन थीटा, तो ये हो जाएगा टैन 40 प्लस अल्फा जो है टैन 4 अल्फा माइनस 50 इज इक्वल टू, इसका मतलब यहाँ टैन टैन है तो टैन टैन हम कर रहे हैं आउट, रेस्ट बच रहा है हमारा 4 अल्फा माइनस 50, ये बराबर होगा 40 प्लस अल्फा। अगर हम अल्फा इधर लेते आते तो ये होता है हमारा 3 अल्फा बराबर 90, इसका मतलब जो अल्फा होगा वो होगा 30। तो जो आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
अब बढ़ते हैं 7वें नंबर के सवाल पे। जो हमारा 7वां सवाल है वो क्या है, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर ए बी इज ड्रॉन पैरेलल टू क्यू आर कटिंग साइड ए एंड बी वेयर लेंथ ऑफ पी क्यू इज 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ क्यू आर इज 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ क्यू ए इज 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, ए बी सी, सॉरी ए बी सी नहीं, ये है पी क्यू आर, रुक जाओ। एक त्रिभुज है जो हमारा है पी क्यू आर, ए और बी पे ए बी ऐसा है। एक त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी को क्यू आर के समांतर खींचा गया है, ए बी को क्यू आर के समांतर खींचा गया है। ओके, क्यू आर के समांतर ए बी को खींचा गया, वो इस तरह से होगा। ये क्यू आर और ए बी आपस में समांतर है, पैरेलल है। पी क्यू की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, पी क्यू मतलब ये पूरा लेंथ, ये है 6 सेंटीमीटर, और क्यू आर की लंबाई 8 है, ये जो क्यू आर है वो है 8 सेंटीमीटर, और क्यू ए की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। क्यू ए मतलब हमारा जो ये है 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है और टोटल 6 है तो मतलब पी ए होगा 3 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहे हैं ए बी की लंबाई क्या होगी। तो देखो, एक होता है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में अगर एक लाइन के मिड पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है और वो त्रिभुज के तीसरे भुजा के समांतर है, तो वो इस भुजा को भी आपस में बराबर पार्ट में बांट देगा, मतलब पी बी बराबर होगा बी आर। अगर ऐसा होता है और ए बी पैरेलल है क्यू आर के, तो जो ए बी होगा वो क्यू आर का होगा हाफ। यहाँ पे जो ए बी होगा वो होगा क्यू आर का हाफ। इसका मतलब 8/2 जो होता है 4 सेंटीमीटर, जो इसका आंसर है। बेसिकली होता है क्या, अगर कोई त्रिभुज मान लो पी ए बी सी है, और अगर हम एक लाइन ऐसा ड्रॉ करते हैं जो त्रिभुज के दो साइड को बाइसेक्ट करता है, तो वो तीसरे साइड का पैरेलल होगा और तीसरे साइड का आधा होगा। इन्हीं का जो कन्वर्स होता है, विलोम होता है, वो होता है कि अगर किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से अगर कोई लाइन उसके बेस से पैरेलल जाता है, तो वो जो तीसरा भुजा है उनको बराबर उसको बराबर भाग में बांटता है। इसका मतलब पी बी बराबर होगा बी आर। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो जो ए बी होगा वो बी सी का होगा हाफ। यहाँ पे ए बी है 8 और यहाँ पे क्यू आर है 8, और हमें ए बी कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा क्यू आर बाई 2 विच इज 8/2, जिसका मतलब है 4 सेंटीमीटर, जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हम 8वें सवाल पे। जो हमारा 8वां सवाल है वो क्या है, इफ 5 sin square a plus 3 cos square is 4 where a is in between 0 and 90 degree, then what is the value of tan a। यदि 5 sin square a plus 3 cos square a बराबर 4 है, जहाँ पे a 0 और 90 के बीच है, तो tan a का मान क्या होगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। अगर हम एंगल ए का वैल्यू पुट करें 45 डिग्री, तो देखते हैं क्या होता है। हमारा इक्वेशन क्या है, 5 sin square a प्लस 3 cos square a बराबर 4। अगर हम ए की जगह 45 डिग्री पुट करेंगे तो ये होगा 5 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री, और ये बराबर होगा 4। यहाँ से 5 इंटू साइन 45 की वैल्यू होता है 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2। सिमिलरली cos 45 की वैल्यू होता है 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2। ये हमारा है 4। ये हमारा हो गया 5/2 प्लस 3/2, ये 4 है। इसका मतलब 8 यहाँ पे 2 होगा, एक सेकेंड, 3/2 का मतलब ये हो गया 8/2 विच इज इक्वल टू 4, और ये 4 बराबर 4 है। इसका मतलब 45 डिग्री इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हमें यहाँ से tan a का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम tan a के बदले रख सकते हैं 45 डिग्री, और tan 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है हमारा 1। अब बढ़ते हैं हम 9th नंबर के सवाल पे, जो हमारा 9वां सवाल है। जो हमारा 9th सवाल है वो क्या है, 2 cities A and B are 135 किलोमीटर अपार्ट on a straight track. One car starts from A at 8 a.m. and travels towards B at 25 km per hour. Another car starts from B at 9 a.m. and travels towards A at a speed of 30 km per hour. At what time they meet? दो शहर ए और बी एक सीधे रास्ते पे 135 किलोमीटर की दूरी पे है। मान लो कि ये है और दो शहर है, और इनके बीच का जो दूरी है वो है 135 किलोमीटर। ठीक है, अब हो क्या रहा है, ए 8 बजे ए से शुरू होती है, एक कार सुबह 8 बजे ए से शुरू होती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर चलती है। मान लो ये ए इधर से आ रहा है और बी इधर से आ रहा है। ए जो है वो 8 बजे स्टार्ट हुआ है और ये चल रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। बी 9 बजे स्टार्ट हुआ है चलना और वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। तो पहली बात तो ये है कि ये 8 बजे शुरू हुआ है, वो 9 बजे शुरू हुआ है, तो 1 घंटा में कितना दूर ए चले जाएगा। तो हम अगर 1 घंटा का बात करें, क्योंकि ए 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो 1 घंटे में जो जाएगा वो कितना जाएगा, तो 25 × 1। इसका मतलब 25 किलोमीटर वो जो ए है वो ट्रैवल कर लेगा 1 घंटे में। तो जो रेस्ट डिस्टेंस बचेगा, टोटल डिस्टेंस है 135,
जो रेस्ट डिस्टेंस बचेगा वो बचेगा 135 माइनस 25, पर इसको माइनस करते तो होता है 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 2 1 1 1 0। ओके, अब ए और बी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है, इसलिए इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड इनका जो होगा वो हो जाएगा इन दोनों का सम, मतलब 25 प्लस 35, सॉरी 30, 25 प्लस 35 का अगर 30 का बात करें तो ये होता है 65 किलोमीटर पर आवर। तो जो रिलेटिव स्पीड है वो 65 किलोमीटर पर आवर है, और जो रेस्ट डिस्टेंस बचा है वो है 110 किलोमीटर। हम क्या करेंगे, बेसिकली हम इनको करेंगे डिवाइड, तो हमें मिल जाएगा टाइम। तो टाइम बराबर क्या होगा, हम इधर लिख रहे हैं, टाइम बराबर क्या होगा 110 बाई 65। 65, अच्छा यहाँ पे 25 ही है ना, एक सेकंड रुक जाओ, 25 किलोमीटर ठीक है, अंदर का बी। ओके, ये चल रहा है 135 किलोमीटर है। ओके, एक घंटे में, क्योंकि एक घंटे बाद बी चलना स्टार्ट किया तो एक घंटे में 25 किलोमीटर वो चले जाएगा। ठीक है, अगर हम 135 में 25 को माइनस करते हैं तो 5 माइनस 5 होता है 0, 3 माइनस 2 होता है 1, 110 चलेगा। ठीक है, और इन दोनों की स्पीड को अगर हम ऐड करते हैं, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा को ऐड करते तो ये 55 होता है बेसिकली। ये हम ऐड यहाँ गलत कर दिए, ये हो जाएगा 55। ओके, यहाँ पे होगा 55, और अगर हम इसको कैंसिल करते तो ये होता है हमारा 2 आवर। तो मतलब 2 घंटे में ये मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब, हमसे ये पूछा जा रहा है कि मिलेगा कब। तो ये मिलेगा 9 AM में स्टार्ट हुआ इधर से चलना, तो 9 + 2 हो जाएगा 11। तो इसका मतलब है कि ये 11 AM में एक दूसरे से मिल जाएगा, 2 घंटे बाद मिल रहा है, इसका मतलब 11 बजे मिलेगा, जो है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब बढ़ते हैं हम 10वें सवाल की ओर। जो हमारा 10वां सवाल है वो क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos -1710 डिग्री। अगर हमसे cos -1710 डिग्री पूछा जा रहा है तो होता क्या है कि जो cos है, cos का वैल्यू हर 2 पाई में ये रिपीट करता है। इसका मतलब अगर हमें cos -170 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है तो हम इसको लिख सकते हैं cos -1710 प्लस tan पाई। ओके, हर 2 पाई पे ये रिपीट करता है, तो 2 5 जो 10 होता है तो 10 पाई पे भी रिपीट करेगा। इसका मतलब ये हो गया cos -1710 प्लस tan पाई का मतलब होता है 180 और एक 0 1800। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये होता है हमारा क्या 0, 10 - 1 9 90 डिग्री, और cos 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0 डिग्री, मेरा मतलब 0, और जो इसका ऑप्शन है वो है फर्स्ट, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसका सही आंसर है 0। अब बढ़ते हैं हम 11वें नंबर के सवाल पे। जो हमारा 11वां सवाल है वो क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। 5 लड़कों और 4 लड़कियों में से 3 लड़कों और 3 लड़कियों की एक टीम के चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या गिवन है, हमें 5 बॉय में से 3 बॉयज का सिलेक्शन करना है, तो 5 बॉय में से 3 बॉयज का सिलेक्शन होगा 5C3 वेज से, और इस सवाल में है एंड, इसका मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन, और हमें 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है 4 गर्ल्स में से, तो इसका सिलेक्शन का तरीका होगा 4C3। तो जो इनका सिलेक्शन का तरीका है वो हमारा 5C3 इंटू 4C3। अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं, ये हमें देता है 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4C3 का मतलब होता है 4। यहाँ से हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2, और इधर है 4, यहाँ से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 5 4 जा 20, 2 जा 40। इसका मतलब इसका 40 तरीका हो सकता है, जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हम 12वें नंबर के सवाल पे। जो हमारा 12वां सवाल है वो क्या है, अ पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स एंड 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन, इसी तरह से है। फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर ड्यूरिंग द 10 जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ओन। एक व्यक्ति के 2 माता पिता हैं, ठीक है, 4 दादा दादी है, 8 परदादा परदादी है, इत्यादि है, और इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। इसके 10 पीढ़ियों के दौरान उनके पूर्वजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली है क्या, 2 पेरेंट्स है, ठीक है, 4 ग्रैंड पेरेंट्स है, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, और इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो सीरीज हमारा है वो किस में है, तो ये सीरीज को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा है जीपी में। क्यों है, तो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म जो है वो है हमारा 2, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म वो है हमारा 2, तो जो कॉमन रेशियो है वो बराबर है। इसका मतलब ये किस में है, ये हमारा है जीपी में। और अगर जीपी में है तो इसका मतलब हमें 10 टर्म का निकालना है सम, जहां पे हमें ए गिवन है 2, हमारा जो कॉमन रेशियो है वो है 4/2 विच इज 2, और हमें 10 पीढ़ियों तक निकालना है। इसका मतलब जो हमारा एन है वो है 10। अब जीपी के जो सम का फॉर्मूला होता है एसएन, यहाँ पे एस tan होगा। ओके, जो एसएन का फॉर्मूला पहले होता है वो होता है ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1, अगर आर 1 से बड़ा है तो, और यहाँ पे आर 1 से बड़ा है, ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे एस एन की जगह हो गया एस tan, ये बराबर होगा ए हमारा है 2 इंटू आर है 2 पे पावर tan माइनस 1 बाय 2 माइनस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 टू दी पावर tan माइनस 1
बाय 2 - 1 1 ही होता है, इसलिए इसको हम लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इससे हमें कैलकुलेट करना है 2 पे पावर 10 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 10 बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक इधर डाल देते हैं 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 इधर आ गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 × 64 कर लेते हैं हम। ये हो जाता है क्या 16 4 जा 64 कैरी रहा 6 16 6 जा 96 प्लस प्लस 6 ये हो गया हमारा क्या फिर से हम कर लेते हैं एक सेकंड रुक जाओ 64 × 16 करना है हमें 6 4 जा 24 6 6 जा 36 प्लस 2 38 ये हो गया हमारा 4 ये हो गया 6 4 8 4 12 6 3 9 1 10 ये हो गया 1024 तो इसका मतलब है 2 × 1024 -1 और इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है 2 × 1023 2 × 103 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हमें दे देगा ये हमें दे देगा 3 × 6 2 × 4 0 2 तो इसका आंसर होगा 2046 जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं उस और सवाल की ओर जो हमारा 13वां सवाल। जो हमारा 13वां सवाल है वो क्या है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9 व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। मूल बिंदु से एक रेखा पर डाला गया लंब बिंदु -2,9 पर मिलता है, रेखा का समीकरण क्या होगा। तो बेसिकली है क्या एक लाइन है ये एक लाइन है ठीक है और ये इस लाइन पे ओरिजिन से एक सेकंड रुक जाओ ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला जा रहा है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ओरिजिन है और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला जा रहा है। अगर ये ओरिजिन है इसका मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 0 0 और ये क्या कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट -2,9 यहाँ पे जो पॉइंट है ये है -2,9 तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा किस लाइन का तो जिस लाइन पे हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। अब मान लेते हैं कि हमारा लाइन है ए बी। अगर हमें ए बी का स्लोप पता चल जाए और हमें ए बी पे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो हम इसका इक्वेशन आराम से निकाल लेंगे। लेकिन अगर इनके स्लोप को फाइंड आउट करें तो होगा क्या अब मान लेते हैं हम कि यहाँ पे ओ और डी ओ डी है परपेंडिकुलर ओडी के स्लोप का अगर हम बात करें तो वो क्या होगा ओडी स्लोप का बात करें तो ये होगा 0 - 9 बाय 0 - -2 विच इज इक्वल टू -9/2। ठीक है, यहाँ पे हम ओ डी का स्लोप निकाल रहे हैं और स्लोप बराबर क्या होता है y2 - y1 बाय x2 - x1। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम यहाँ इनका स्लोप निकाले। अगर अब क्या है कि अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है -1। ओडी का जो स्लोप हमारा ये निकला है -9/2 हम मान लेते हैं इसको m1 और ये जो ए बी का स्लोप होगा ऐसा मान रहे कि ये है हमारा m2। इसका मतलब m1 × m2 जो होगा वो होगा -1। यहाँ पे m1 क्या है -9/2 m2 क्या है वो तो हमें निकालना है ये बराबर है -1 तो यहाँ से m2 क्या हो जाएगा 2/, एक सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा 2/9 2/9। इसका मतलब ये जो जिस लाइन पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं उस लाइन का जो स्लोप है वो हमारा आ गया 2/9। अब इस लाइन का एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -2,9 तो हम आराम से इनका इक्वेशन निकाल सकते हैं और वो कैसे तो ये होता है y - y1 y1 यहाँ पे है 9 बराबर m इंटू विच इज 2/9 इंटू x - x1 x - x1 है -2 तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 9y - 81 बराबर 2x + 4 और इनको अगर हम सॉल्व करेंगे हम इधर कर लेते हैं इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 2x - 9y 2x - 9y + 85 बराबर 0। अगर हम इनको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 2x - 9y + 85 बराबर 0 जो होगा इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं 15th नंबर के सवालों 14th नंबर के सवालों पे। हमारा 14वां सवाल है वो क्या है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 3x - 4y + 7 बराबर 3x - 4y + 5। अगर दो लाइन का इक्वेशन हमें गिवन हो और वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो तो उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो अगर दो लाइन हमें गिवन हो ax + by + c1 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन अगर हमें गिवन हो मान लो ax1 है यहाँ पे by1 है। दूसरा इक्वेशन है ax2 + by2 + c2 बराबर 0। अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है तो इनके बीच का जो दूरी होगा वो होता है c2 - c1 बाय √a² - b²। ये होता है इनका फॉर्मूला। ठीक है, अब हम यहाँ से a² + b² a² - b² नहीं, एक सेकेंड 3 3 9 हाँ a² + b² होता है। तो डिस्टेंस अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा c2 - c1 यहाँ पे मॉड होगा क्योंकि अगर माइनस होगा तो उसको हमें करना पड़ेगा प्लस क्योंकि डिस्टेंस माइनस में नहीं होता है। c2 - c1 का मॉड बाय √a² + b²। यहाँ पे जो c2 है वो मान लेते हैं हम 5 है, जो c1 है वो है 7 और यहाँ पे जो a है वो मान लेते हैं 3 और जो b है वो है 4। तो
इनके बीच का जो दूरी होगा वो होगा क्या, 5 - 7, ये मॉड में है, बाय √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 5 - 7 होता है -2 और मॉड से बाहर आएगा तो 2 बाय √3 या 9, 4 4 16, 9 25। इसका मतलब ये हो गया 2/5, जो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब बढ़ते हैं हम 15वें नंबर के सवाल पे। हमारा 15वां सवाल है वो क्या है, अ मैन इन अ बोट rowing away from a lighthouse 100 meter high takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 degree to 30 degree. What is the speed of the boat in meter per minute? 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से दूर नाव चले जा रहा है। एक व्यक्ति को लाइट हाउस से शीर्ष के उन्नयन कोण को 60 डिग्री से 30 डिग्री में बदलने में 2 मिनट का समय लगता है। तो बेसिकली है क्या, एक लाइट हाउस है, मान लो ये एक लाइट हाउस है जिसका नाम ए बी है। यहां से एक नाव मान लो इस पॉइंट पे पहले था, ठीक है, और अब चले गया इस पॉइंट पे। मान लो कि पहले जो पॉइंट पे था वो था सी, अब चले गया डी पॉइंट पे। जब सी पॉइंट पे था तब जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था नाव का, लाइट हाउस के टॉप का, ठीक है, अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस ना, ठीक है। तो टॉप का जो एलिवेशन बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण, वो बन रहा था 60 डिग्री। लेकिन जब 2 मिनट हुआ तो ये नाव थोड़ा चले गया आगे, और ये अब जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री। इसका मतलब सी से डी तक जाने में जो समय लगा है वो लगा है 2 मिनट्स, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि नाव की चाल क्या है मीटर पर मिनट में। तो बेसिकली क्या है कि हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम ये सी डी जो है इसका लेंथ को कैलकुलेट कर ले, अगर हम सी डी के लेंथ को कैलकुलेट कर ले, मतलब सी और डी के बीच का दूरी को कैलकुलेट कर ले, तो हम आसानी से, टाइम हमें गिवन है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि इनकी चाल क्या है। तो हम मान रहे हैं कि सी और डी का जो दूरी है वो है एक्स, और ए और सी के बीच का दूरी मान लेते हैं हम वाई। अब अगर हम ए बी सी ट्राइंगल में देखें तो यहाँ tan 60 बराबर क्या होगा, tan 60 बराबर होगा ए बी, और अच्छा ए बी हमें गिवन है 100 लाइट हाउस का हाइट, ये होगा 100/y। tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर होगा 100/y। यहाँ से अगर हम y को कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया 100/√3, जिसको हम कह सकते हैं 100√3/3। y का वैल्यू है हमारा 100√3/3। अब अगर हम ट्राइंगल ए बी डी का बात करें तो tan 30 बराबर क्या होगा, tan 30 डिग्री बराबर होगा 100/AD, और AD का मतलब होगा x प्लस वाई। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ये बराबर हो गया हमारा 100/x प्लस वाई, और यहाँ से x प्लस वाई बराबर हो गया 100√3, ठीक है। और क्योंकि y का वैल्यू है 100√3/3, यहाँ पे अगर हम y का वैल्यू को पुट करें तो ये हो जाएगा x बराबर 100√3 माइनस 100√3/3, ओके। और अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन ले, एक सेकेंड, अगर हम यहाँ से कॉमन ले किसको, तो 100√3 को, ये हो जाएगा हमारा 1 - 1/3, जिसका मतलब क्या हो गया 100√3 इंटू 2/3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ 200√3/3, और ये 200√3/3 क्या है, तो 200√3/3 है हमारा x, ठीक। अब क्या है कि हमें निकालना है कि इनके बीच की चाल क्या होगी, मतलब नाव की चाल क्या है, क्योंकि हमें सी से डी पे जाने के लिए जो हमें दूरी तय करना पड़ रहा है वो करना पड़ रहा है 200√3/3, ओके। और इसको सी से डी तक जाने में जो नाव को समय लग रहा है वो लग रहा है 2 मिनट। तो यहाँ से चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, और यहाँ जो हमारा समय है वो है 2 मिनट, तो यहाँ से हम 2 मिनट से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2 से 100 टाइम्स कटेगा, ये हो गया हमारा 100√3/3, और √3 का अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 1.732, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये हो गया 100 इंटू 1.732/3, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 1732 पे 00, और यहाँ से 3 डिजिट लेके जाएगा डेसिमल बाय 3, ये हो जाएगा 173, ये हो जाएगा हमारा क्या 173.2/3, ठीक है। अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये क्या होगा 3 5 जा 15, 7 - 5 2 23 हुआ, 3 7 जा 21, 3 - 1 हो गया 2, 22, 3 6 जा 18, ठीक है, 3 6 जा 18, 12 - 8 4 40, और नहीं ये गलती कर रहे हैं हम, 3 5 जा 15, 7 - 5 2 23, 7 3 7 जा 21, 3 - 1 2, तो अब उधर हो जाएगा 22, तो 3 7 जा 21 के आसपास आएगा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 57.7 मीटर पर मिनट, ओके। क्योंकि मीटर पर मिनट में पूछ रहा था इसलिए हमें यहाँ पे यूनिट को चेंज करना नहीं पड़ा। तो बेसिकली हम किए क्या, हम सी से डी का लेंथ को फाइंड आउट कर लिए, और सी से डी तक जाने में जो समय लग रहा है वो लग रहा है 2 मिनट, तो हम इस दूरी को 2 मिनट से डिवाइड किए तो हमें मिल गया इनकी चाल, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 57.7, जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ते हैं 16वें नंबर के सवाल पे। जो हमारा 16वें नंबर का सवाल है वो क्या है,
व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज -3 2 एंड रेडियस इज 4 यूनिट। उस वृत्त का समीकरण क्या है जिसका केंद्र -2 3,2 है और त्रिज्या 4 इकाई है। अगर कोई सर्कल हमारे पास हो, जैसे कि ये हमारा कोई सर्कल है, ठीक है, और इनका सेंटर में मान रहा हूं वो है, अगर हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हो, मान लो a, b, और हमें इनका रेडियस गिवन हो, मान लो वो रेडियस जो गिवन है वो है r, ठीक है, तो जो सर्कल का इक्वेशन होता है वो होता है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये होता है सर्कल का इक्वेशन अगर इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट ए बी हो और त्रिज्या r हो, ठीक है। यहाँ पे सेंटर का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -3 2 और त्रिज्या 4 है, तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन होगा वो होगा x -3 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा x -+3 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर। ओके, इसको अगर हम सॉर्ट आउट करते हैं तो ये हो जाता है x² + 9 + 6x प्लस y² + 4 -4y बराबर 16। ये हमारा क्या होगा x² + y² + 6x - 4y, और यहाँ से 9 4 13 होता है, 16 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -3 बराबर 0। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा x² + y² + 6x - 4y -3। जो हमें दिख रहा है कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में x² + y² + 6x - 4y -3 बराबर 0। इसका आंसर होगा बी। अब बढ़ते हैं हम 17वें नंबर के सवाल पे। जो हमारा 17 नंबर का सवाल है वो क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नीदर अ जैक नॉर अ किंग। 52 ताशों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कार्ड ना तो जैक है ना ही किंग है। तो देखो होता है जैक कितने हैं 52 कार्ड में, जैक होता है 4, ठीक है, और किंग भी होता है 4, फेस का टोटल होता है 12, उसमें से 4 होता है जैक और 4 होता है किंग, 4 होता है क्वीन। यहाँ पे क्वीन का बात नहीं किया गया है, हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कार्ड में ना तो जैक हो ना ही किंग हो। तो टोटल नंबर ऑफ जैक और किंग को अगर हम ऐड करते हैं तो ये होता है 8, ठीक है, और टोटल हमारे पास जो कार्ड है वो है 52, तो 52 में से 8 को हम कर देते हैं माइनस, तो ये होगा हमारा क्या 12 - 8 4, इधर 4 44, तो ना तो जैक ना ही किंग आए, इसका प्रायिकता होगा क्या, तो ये होगा 44/52। और अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये कैंसिल किससे होगा, 4 से होगा, 4 11 जा 44, 4 13 जा 52, तो इसका आंसर होगा 11/13, जो है ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हम 18वें सवाल पे। जो हमारा 18वां सवाल है वो क्या है, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर is 37 centimeter. If the total surface area of the cylinder be 1628 meter square, then what is the volume of the cylinder? एक ठोस बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37 सेंटीमीटर है। ओके, अगर आधार की त्रिज्या r हो, ठीक है, तो और ऊंचाई h हो, तो ये दे रखा है कि ठोस बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37 है, तो इसका मतलब r + h हो गया 37, ठीक है। यदि बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 हो, बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr × r + h। ये हमें गिवन है कितना, ये गिवन है 1628। हमें निकालना है इसका आयतन, तो हमें चाहिए r और h। अच्छा, यहाँ पे r + h गिवन है, तो यहाँ पे हम r + h की जगह पे इसका वैल्यू को रखते हैं, तो ये पहले तो 2 × 22/7 होगा, एक r तो ऑलरेडी है और एक r + h है, उनका वैल्यू हमें दिया हुआ है वो है 37, ये बराबर हो गया 1628, ठीक है। अगर हम इसको कैंसिल कराते हैं 11 2 से, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 6 - 1 5, 52 हो गया, 11 4 जा 44, 12 - 4 8, 11 8 जा 88, 2 2 जा 4, 4 से ये कैंसिल होगा, 4 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, यहाँ से 37 और 37 कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब जो r आ रहा है वो हमारा आ रहा है 7 सेंटीमीटर। अगर r हमारा 7 है तो h क्या होगा, r अगर हमारा 7 है तो h होगा, r + h 37 है तो h होगा 37 - 7 विच इज 30, ठीक है। तो h हमारा है 30, r है 7। हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का वो होता है πr²h, तो ये होगा हमारा 22 × r हमारा 7, 7 × 7, h है 30, तो 30, यहाँ से 7 7 कैंसिल होगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 115 × 30, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 116, 3 1 जा 3 1 4, तो ये हो जा रहा है हमारा 4620 सेंटीमीटर क्यूब आंसर, जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो क्या है, पॉइंट P divides the line segment joining the points A 2, 1 and B 5, -8 such that AP ratio AB is 1:3.
इफ P लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस के बराबर 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। बिंदु P A और B को जोड़ने वाली रेखाखंड को इस प्रकार विभाजित करता है कि AP अनुपात AB बराबर 1:3 है। यदि P रेखा 2x माइनस वाई प्लस के बराबर 0 पर स्थित है तो K का मान क्या होगा। देखो एक लाइन हमें गिवन है जिसका नाम है क्या, तो AB, ठीक है। हमें A का कोऑर्डिनेट गिवन है क्या, तो 2,1, B का कोऑर्डिनेट गिवन है क्या, तो 5,-8। इसको कोई पॉइंट P इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि AP रेशियो AB, देखो AP रेशियो AB है, AP ये है, रेशियो AB ये है, AP रेशियो AB है 1:3। अगर AP रेशियो AB 1:3 है, इसका मतलब AP है 1 और जो PB है वो है 2, तभी तो 1 + 2 3 होगा। अब हमें क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट P है ये लाई कर रहा है, एक इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस के बराबर 0 पे, तो K का वैल्यू क्या होगा। अगर हम यहाँ से P का कोऑर्डिनेट निकाल ले, P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला से, और P का जो कोऑर्डिनेट आएगा उनको अगर इस इक्वेशन पे हम रख दे, जो हमारा इक्वेशन है क्या, वो है हमारा 2x माइनस वाई प्लस के बराबर 0, तो ये हमें K का वैल्यू दे देगा। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा P का कोऑर्डिनेट। अगर हम P का कोऑर्डिनेट निकालने चले तो क्या होगा, वो होता है सेक्शन फॉर्मूला से m1x2 या फिर m2x1, पहले लेते हैं m2, मान लो ये m2 है और ये मान लो m1 है, m2x1 मतलब 2 × 2 प्लस m1x2 मतलब 1 × 5 बाय m1 प्लस m2, इसका मतलब 1 + 2, कॉमा y बराबर क्या होता है, ये होता है m2y1 विच इज 2 × 1 प्लस m1y2 विच इज 1 × -8, तो ये हो जाए 1 × माइनस प्लस माइनस 1 × 8 बाय m1 प्लस m2 विच इज 1 + 2। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 × 4 + 5 हो जाता है 9 बाय 3 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, और यहाँ अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 - 8 होता है -6, -6/3 होता है -2, तो जो ये जो P का कोऑर्डिनेट होगा वो हो गया हमारा P बराबर -3 -2। अब क्योंकि ये P पॉइंट जो है वो 2x माइनस वाई प्लस के बराबर 0 पे लाई करता है, इसका मतलब P का जो कोऑर्डिनेट xy है ये -3 -2 इनको कर देगा सेटिस्फाई। तो हम यहाँ रखते हैं x की जगह पे 3, y की जगह पे -2, तो क्या होगा 2 × 3 माइनस माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 प्लस के बराबर 0, ये हो गया 6 + 2 प्लस के बराबर 0, ये हो गया हमारा 8 + के बराबर 0। दिस इंप्लाइज जो हमारा k का वैल्यू आ गया वो आ गया -8, तो इसका मतलब इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा -8, जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, जो हमारा लास्ट सवाल होगा। हमारा लास्ट सवाल क्या है, 20वां। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 20 and 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर एक्सटर्नली। दो सर्कल है, एक मान लो ये है, दो वृत्त है, और दूसरा मान लो ये है, ये टच कर रहा है, ऐसा मान लो ये दोनों बाहर से टच कर रहा है। एट द पॉइंट P, ये P पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। AB इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब ये है कि ये इस तरह का एक टेंजेंट है जिसका नाम है AB, जो दोनों पे है, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहला रहा है। एंड हो टेंजेंट टू द सर्कल R and S रिस्पेक्टिवली, द लेंथ ऑफ AB इज व्हाट। ये कहना है कि दो सर्कल है जिसका रेडियाई 20 और 5 है, 20 और 5 है, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि इसका जो रेडियस है वो है 20 और इनका जो रेडियस है वो है 5, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये है 5, ये है 20, तो टोटल यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 25। तो हम डिस्टेंस को D से डिनोट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 25। जो रेडियस है वो दो रेडियस इस तरह से कि R1 मान लेते हैं, R1 को 20 और R2 को हम मान रहे हैं क्या, तो R2 को मान रहे हैं 5, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB। ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है AB, इन्हीं का लेंथ पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या फिर हम कह सकते हैं सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये बराबर होता है √D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। D यहाँ पे क्या है, D है दोनों केंद्र के बीच की दूरी, जो है हमारा 25, R1 R2 में 20 और 5 है, तो ये हो जाएगा √25 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 अगर हम करते हैं तो ये 20 - 5 हो जाएगा 15, हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 15 का होता है 225 का ऑल ओवर रूट। अगर हम इनको माइनस करते हैं, और यहाँ पे हम कर लेते हैं, अगर हम इनको माइनस करते हैं तो ये हो जाता है हमारा √400। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 20 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो होगा 20 सेंटीमीटर, जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आज के वीडियो में फिर हम 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को देखें, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, फिर 20 सवाल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।